लास्ट टाइम तक हम जो एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे, आज उससे आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर लिख रहा हूँ जिनसे हर सेंटेंस के अंदर आपको एक दो नई बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं। He gave me an apple. She selected me chairman. ठीक है। I will advise him. Everybody has given me piece of advice। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं। अब ये 3-4 सेंटेंस जो लिखे हुए हैं, सर इससे मिस्टर जोनू बिल्कुल निकलेगा भाई साहब। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं निकलेगा? ठीक है, क्यों नहीं निकलेगा? सब निकलेगा, परेशान मत होइए। अब देखो सेंटेंस देखो जरा। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस को समझना ज्यादा जरूरी है। ये आपका कौन है? ये सेंटेंस आपका क्या है? ये आपका रहा सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब है, राइट। और ये जो वर्ब है गिवन या गेव, ये गेव है बेटा। ये इसको बोलते हैं हम डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है जिन वर्ब्स के अपने दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट तो ये ना गेव का, मी, और एक है आपका एन एप्पल। ये जो एन एप्पल है, ये इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक वर्ब के, एक ट्रांजिटिव वर्ब के, जिसको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, उसके अपने दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट में एक तो होगा आपका एक तो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो थिंग या कोई आर्टिकल होता है, यानी कि वस्तु होती है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कोई ह्यूमन बींग होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका मी। यही आपका कौन है? मी आपका ह्यूमन बींग है। ये आपका बेटा ह्यूमन बींग होगा यहाँ पर, राइट। और एन ये क्या होगा आपका? कोई क्या होगा ये आपका? ये कोई आर्टिकल होगा। क्या होगा ये आपका? कोई आर्टिकल। आर्टिकल मतलब कोई थिंग, यानी कोई वस्तु होगी ये। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो आपको पैसिव वॉइस जब बनाना होता है तो आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कौन सा ऑब्जेक्ट ले कि आप पैसिव वॉइस बना दे उससे? ठीक है, तो आप कौन सा ऑब्जेक्ट ले? आप दोनों ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना सकते हैं। आप मी से भी बना सकते हैं सेंटेंस, या फिर एन एप्पल से ही बना सकते हैं। लेकिन जो प्रेफरेबल होता है, वो प्रेफरेबल कौन सा होता है? वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा होता है बेटा? जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, ये वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा प्रेफरेबल होता है। हालांकि दोनों से ही पैसिव वॉइस बन जाएगा,
कैसे बनेगा, दोनों से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूं एक बार। दोनों से आप पैसिव वॉइस भी बना सकते हो, पर दोनों से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप इससे बनाएंगे मी से, तो पहले एक पार्ट को ऐसे बनाएंगे, आई वाज गिवन एन एप्पल, ठीक है ना, आई वाज गिवन एन एप्पल बाय हिम, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट से बनाते हैं हम, कैसे मतलब डायरेक्ट से बनाते हैं, राइट। इस बार बनाएंगे एन एप्पल से, तो एन एप्पल वाज गिवन, तो बचा कौन यहाँ पर, इनडायरेक्ट बचा। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो इनडायरेक्टली लगता है वो, यानी कि एन एप्पल टू मी, ठीक है ना, बाय हिम। क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट वर्ब के साथ नहीं लगता है, ये इनडायरेक्टली लगता है, प्रेपोजिशन के साथ जुड़ता है, ध्यान रखेंगे। दोनों तरह से बना सकते हैं, बट दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा किस तरह से कब आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस तो आपको ये था जिसमें आपको क्या बताना था कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट। यही सेंटेंस एज इट इज, ये सेंटेंस आपका केवीएस, ये आपका केवीएस के टीजीटी एग्जामिनेशन में आया था दिस ईयर, बिल्कुल एज इट इज यही सेंटेंस था, केवीएस के पेपर में आया था ये। तो ये जब केवीएस के पेपर में आया था तो बहुत सारे दोनों ही ऑप्शन थे वहां पर, कौन से थे, दोनों ही ऑप्शन थे। तो एग्जामिनर ने ये वाला ऑप्शन भी दिया हुआ था, ये वाले ऑप्शन दिया था, लेकिन एग्जामिनर ने इस वाले ऑप्शंस को ज्यादा प्रेफर किया था, क्योंकि जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको ज्यादा प्रेफरेबल, मतलब उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। एग्जामिनर क्या मानता है कि ये ज्यादा सुटेबल है दोनों ठीक, ग्रामेटिकल दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सुटेबल किसे मानते हैं, वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है वो बनाते हैं, आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, सही है। अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, सी सेलेक्टेड मी चेयरमैन, ठीक है। अब यहाँ पर सेलेक्टेड मी चेयरमैन है, यहाँ पर ये क्या बेटा आपका, ये इस बार फिर से आपका क्या है, अब चाहता है बारीक हो गया ना, ये आपका सब्जेक्ट है, देखेंगे तो ये सेलेक्टेड क्या आपकी वर्ब होगी भाई, ठीक है ना। क्या सेलेक्ट किया मुझे, उसने मुझे सेलेक्ट किया, ठीक है ना, सेलेक्टेड मी, राइट। राइट, ये क्या हुआ आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हुआ, ये आपका भाई साहब आपका ये चेयरमैन जो है ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्या है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। पिछले जो ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था आपके पास में, ऊपर वाले सेंटेंस में था कि मैं दो ऑब्जेक्ट रख कर चल रहा हूं किसी वर्ब के, नीचे वाले सेंटेंस में सेलेक्टेड है, ये क्या है, ये एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और एक कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है एक कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये भी कौन है, ये भी आपका ह्यूमन बीइंग है और ये भी आपका ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो जब ह्यूमन बीइंग होते हैं तो दूसरा वाला जो होता है उसमें लास्ट वाला वो आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट कब होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक तो होगा आपका ह्यूमन बीइंग, एक होगा आपका वस्तु, तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एक होगा उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप कॉम्प्लीमेंट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये तो भाई साहब कॉम्प्लीमेंट, इससे तो बनेगा नहीं, तो इससे बनाएंगे, अब हम क्या बनाएंगे, आई वाज सेलेक्टेड चेयरमैन बाय इसके हर, ये सेंटेंस हुआ आपका। अगला सेंटेंस देखिए, आई विल एडवाइज हिम, ठीक है। तो आई विल एडवाइज हिम, ये क्या हुआ आपका, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ आपका, ये आपका मॉडल वर्ब हुआ यानी कि फ्यूचर हुआ, एडवाइस क्या हुआ आपका मेन वर्ब हुआ, और हिम क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए, ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, तो हिम का क्या हो जाएगा ही, विल का क्या हो जाएगा, विल रहेगा, ही विल, आगे बी लगाएंगे, ही विल बी, क्या लगाएंगे, ही विल बी एडवाइज्ड, ही विल बी एडवाइज्ड, ठीक है ना, बाय, जब आई आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका मी हो जाएगा, ही विल बी एडवाइज्ड बाय मी, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात सभी को समझ में आ गई अभी तक, आई वॉज सेलेक्टेड चेयरमैन बाय हर, ठीक है।
अच्छा, इन चीजों को ध्यान भी रखना आपको कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो चेयरमैन है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस मत बना देना। पैसिव वॉइस आप मी से ही बनाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट पकड़ना है। और कई आपको एक सेंटेंस में मैंने क्या दिखाया है कि दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट से बन सकता है, इससे ही बन सकता है, इससे ही बन सकता है, मगर ये मोस्ट प्रेफरेबल है, ठीक है ना। इसी को एडमायर करना आपको ज्यादा। अब आपका लास्ट सेंटेंस रहता है ये, इस सेंटेंस को देखिए, एवरीबडी हैज गिवन मी, ठीक है, क्या, अ पीस ऑफ एडवाइस। सेंटेंस ले आते हैं ऊपर, ठीक है। एवरीबडी हैज गिवन मी अ पीस ऑफ एडवाइस, तो गिवन देखो फिर आ गया, और गिवन के बाद में क्या आ रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये भी देखना पड़ेगा आपको, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और पीस ऑफ एडवाइस क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो बन तो दोनों से जाएगा, लेकिन प्रेफर किसके करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। प्रेफर करेंगे हम डायरेक्ट से। सॉरी, उल्टा लिख दिया भाई मैंने इस बार, लिखना क्या था और लिख क्या दिया। ये आपका इनडायरेक्ट होता है बेटा, जो ह्यूमन बीइंग होता है ना वो इनडायरेक्ट होता है। सॉरी, ऊपर देख लो जो ऊपर लिखा था मैंने, राइट। तो अब यहाँ पर मी से जब बनाएंगे तो लिखा जाएगा आई, ठीक है। हैज गिवन मी है तो आई हैव बीन क्या, गिवन, आगे आ पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस कौन सा वाला, सी वाला, एडवाइस बाय एवरीबडी। ये जो बाय एवरीबडी है, बस इसके बारे में बात बतानी थी मुझे आपको। तो ब्रैकेट मैंने बाय एवरीबडी जो लिखा है अब ये नहीं आएगा, ये सेंटेंस आपका पीस ऑफ एडवाइस पे ही खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है। आई हैव बीन गिवन अ पीस ऑफ एडवाइस बाय एवरीबडी, हाँ। कशिश, ये सेंटेंस जो आपने बनाया, ही विल बी एडवाइज्ड, ये ही विल बी एडवाइज किसने बना दिया। अबे आई, ठीक है। चलिए, अब अगला सेंटेंस है आपका ये वाला। अब इस सेंटेंस में आपको ध्यान क्या देना था कि ये जो बाई एवरीबडी लिखा हुआ है ये यूज नहीं होता, क्यों नहीं होता, रीजन। जब हम प्रीपोजिशन जब पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं कि जो हमारे पास में एवरीबडी होता है, एवरीबडी, एवरी वन, somebody, someone, anybody, anyone, ठीक है ना, nobody, no one, no one का मतलब होता है none, या या everything, ठीक है ना, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। तो इनको हम बाई लगा करके पैसिव वॉइस में नहीं लिखते, ठीक है। इनको बाई लगा करके पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता। इन सब का नाम क्या होता है, इन सब का नाम होता है बेटा, इन सभी का नाम होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्या बना, अब आपका कॉन्सेप्ट ये बना बेटा, अब कॉन्सेप्ट ये बना, नोट डाल के लिखेंगे सब लोग। इंडेफिनिट प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस आफ्टर
बाय, बाय क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन। सेंटेंस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सेंटेंस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो बाई वाला ऑप्शन होता है उसको हटा देते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के बाद में हर सेंटेंस के बाद में बाई लगा करके जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वो जरूरी नहीं है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बाई प्लस जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका अंडरस्टूड होता है। आप उसको छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना? हाँ। तो एवरीबडी जो कशिश आपने लिखा हुआ है ना बेटा, ये जो बाई एवरीबडी, बस यही गलत था, बाकी सेंटेंस आपका अच्छा है। ठीक है ना? नोबडी और नन एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, नोबडी और नन एक जैसे होते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने आई थिंक पढ़ा नहीं है। जब हम बडी और वन की बात करते हैं, बडी और वन यूज होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। इसके लिए आप इसको समबडी कह दो, समबडी, या समवन कह दो, एक ही बात है। लेकिन आप समथिंग कहेंगे, क्योंकि जो थिंग होता है, थिंग यूज होता है आपका नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, तो ये जो समथिंग आप बोलेंगे, समथिंग अलग है। समथिंग जो केस होता है, थिंग वाला जो केस होगा वो नॉन लिविंग होगा, और बडी और वन वाला केस होगा ये ह्यूमन बीइंग के लिए होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए वो केस एक ही होते हैं। तो इसी तरह से आप नो बडी बोल दो या नो वन बोल दो, और नो वन का मतलब ही होता है नन, क्योंकि इसको नो और फिर वन ऐसे करेंगे ना, तो ये डबल हो जाता है, तो ये एक में कन्वर्ट हो जाता है, नन। ठीक है भाई? सही है? क्लियर है? तो अब बताइए जरा, इस सेंटेंस में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ये बात अगर आपको छोटी छोटी बात समझ में आ गई है तो आगे चले। चलिए, अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट। थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे। आप लोगों का कुछ का डाउट होगा, सर ये वाज कहाँ से आ गया, ये वाज यहाँ पर कहाँ से आ गया, इस वाज को हम क्लियर कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब जब एक्टिव की बात करते हैं, तो एक्टिव के हेल्पिंग वो होते हैं इसमें डिड, क्या होता है? डिड। ठीक है, और कई बार इसमें सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय जो डिड है इसका बन जाएगा आपका वाज या वर, और कौन सी फॉर्म लगेगी आपकी? थर्ड फॉर्म लगेगी। अब ये जो वाज वर है, सर ये क्या है? बेटा ये आपका होता है बी। क्या होता है? ये बी होता है। मैंने आपको बी के बारे में समझाया था, नहीं समझाया था? आप बी का मतलब ऐसा मान के चलिए, जो बी होता है, ये प्रेजेंट में जब इसको यूज करते हैं बी को हम, प्रेजेंट में बेटा जब इसको यूज करते हैं तो ये होता है इज, एम और आर। और यही बी जब आप पास में यूज करते हैं, तो पास में होता है ये आपका वाज और वर। ठीक है ना? और इसको अगर हम अदर यूज करते हैं, अदर्स में, तो अदर्स में क्या होता है? ये नॉर्मल बी होता है, कई बार बीइंग होता है, और कई बार बीन होता है। तो हर वर्ब की 5 फॉर्म होती है, लेकिन बी एक लौता ऐसा वर्ड होता है जिसकी टोटल अपनी 8 फॉर्म होती है। प्रेजेंट में 3 फॉर्म, पास्ट में 3 फॉर्म, और जर्नल इसकी 3 फॉर्म होती है, बी, बीइंग, बीन, और कुल मिला के देख लीजिए इसके 8 रूप होते हैं। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट में बात करेंगे, तो प्रेजेंट में ये डायरेक्ट ओपनली वर्क नहीं करता। जब ये बी, इसीलिए तो हम बी को हम क्या कहते हैं? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कहते हैं। इम्पोस्टर का मतलब होता है, इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया। बहरूपिया मतलब जिसके बहुत सारे रूप होते हैं, जिसके अपने बहुत सारे रूप होते हैं। सही है?
क्लियर है भाई? भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कोई चीज डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रही? मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ ना? आवाज अच्छे से आ रही है ना? जरा एक बार बताइए मुझे फटाफट। ठीक है। तो ये जो बी होता है ये आपका इम्पोस्टर होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाए थे, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के भी बनते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हेल्प चाहिए बस। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाते हैं फटाफट। सबसे पहले ये ले लेते हैं और इस बार वाइट मार्क लिए। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सबसे पहले लिख देते हैं रोहन रोहन प्लेड क्रिकेट नाइसली लास्ट नाइट। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए। प्रतीक प्रतीक डिड नॉट abuse him that time. He he painted his house beautifully in Delhi last year. राइट। 4 नंबर पे देखेंगे। डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर 3 days ago? तो मैं यहाँ 4 सेंटेंस लिखे। अब इन सेंटेंस को आराम से बना लेते हैं। क्रिकेट वाज प्लेड नाइसली लास्ट नाइट। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले क्या समझना है, सबसे पहले समझने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ रख देता हूँ। ध्यान क्या देना है, ये रोहन क्या है बेटा, यहाँ देख लेते हैं। रोहन है आपका सब्जेक्ट, प्लेट क्या है आपका, ये है आपकी मेन वर्ब। कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। तो ये कौन सी मेन वर्ब आपकी, सेकंड फॉर्म। राइट। क्रिकेट क्या है आपका, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। नाइसली क्या है इसका एडवर्ब, क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये आपका बचा लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या आपका एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हमें ध्यान क्या रखना होता है, ध्यान ये रखना है, बनाना शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो क्या चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में क्रिकेट। ठीक है। अब मुझे चाहिए यहाँ पर वर्ब। अब वर्ब के रूप में इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आया नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो आपको भी नहीं लाना। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता ही नहीं है। तो क्रिकेट के जस्ट बाद में क्या लगता है, इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। मैंने आपको बताया था ना, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। ठीक है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आता तो उसके बाद में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बी के बाद में क्या लिखते हैं हम, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाते हैं बाई, और बाई के बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। यही तो होता है देखा जाए तो। अब इस पूरे पोर्शन में ये हेल्पिंग वर्ब गायब रहता है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो बचता है क्या आपका बी, बचता है बी, क्या बचता है बी। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ लिख देंगे बी, राइट। और बी के बाद में आपको कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, बी के बाद में थर्ड फॉर्म। तो ये जो प्लेट है इसको थर्ड फॉर्म लिख दिए, प्लेट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, प्लेट। तो क्रिकेट बी प्लेड, राइट। अब ये जो बी है ये आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर बी तो हमने कभी देखा नहीं इस तरह से। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था ये जो बी होता है, तो ये जो पास्ट में बी होता है इसको पास्ट में से बी नहीं लिखना, पास्ट में लिखना होता है वाज या वर्ब। क्या लिखना होता है पास्ट में बी को, वाज या वर्ब। तो मैं वही लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं वही लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो बी की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, वाज लिखूंगा। तो क्रिकेट वाज प्लेड, राइट। अब बाई लगाने से पहले जितने भी एडवर्ब्स होते हैं वो बाई और ऑब्जेक्ट के बीच में अंदर ही ले लेने होते हैं। बाई के बाद आपको कुछ नहीं लगाना, सीधा वही लगाना। अब लिख देंगे यहाँ पर नाइसली, क्या लिख देंगे, नाइसली। एडवर्ब आ जाएगी, दूसरी एडवर्ब आ जाएगी लास्ट टाइम, क्या आ जाएगी, लास्ट टाइम, ये दूसरी एडवर्ब होगी। अब आपका प्रीपोजिशन आ गया बाई, अब बाई के बाद में कौन बचा, रोहन। अब आप लिख देंगे यहाँ पर रोहन। ऐसे करके सेंटेंस आपको तैयार करना था, ठीक। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई, एक बच्चा था जिसको दिक्कत हो रही थी। हाँ भाई, अमनपाल बेटा ठीक हो गया, सेंटेंस समझ में आया आपको या नहीं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, प्रतीक डिड नॉट अब्यूज हिम दैट टाइम, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका एडवर्ब। आपको पता है वो नॉट एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, निगेशन मतलब नॉट वाला एडवर्ब। ये आपकी मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, और दैट टाइम मतलब आपका एडवर्ब। कोई बात नहीं, अब हम इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, एडवर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, नोट चाहिए, या मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट को उठाओ इधर ले आओ। तो हिम का क्या हो जाएगा, जब इधर आएगा तो ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, तो वाज वर्ब का सीधा यूज करते हैं बी का। तो बी लगाएंगे सीधा सीधा, तो ही बी तो नहीं लगाएंगे, ही वाज लगाएंगे। और वाज के बाद क्या लगाएंगे, ये नोट वाली सेंस आ रही है तो नोट लगा देंगे, ही वाज नॉट, आगे अब्यूज्ड, क्योंकि मैंने बोला था कि वाज के बाद में थर्ड फॉर्म लगनी है, यानी बी के बाद थर्ड फॉर्म लगनी है। तो ही वाज नॉट अब्यूज्ड, इसके, ही वाज नॉट अब्यूज्ड दैट टाइम, ठीक है ना, दैट टाइम। अब लगाना आपको बाई प्रतीक। ये जो बाई प्रतीक है, जो भी आपका मटेरियल होता है सेंटेंस का, वो सब उसी के अंदर अंदर लिखना होता है। ऐसा नहीं करना कि बाई प्रतीक लगाने के बाद भी आप अड़गम सड़गम लिखते जा रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो बाई, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो दैट टाइम है ना उसको उधर लिख देते हैं, पहले ऐसे लिख देते ही वाज नॉट अब्यूज्ड बाय प्रतीक दैट टाइम। तो दैट टाइप को उधर लिख देते हैं तो सेंटेंस तब भी गलत होता है। अच्छा, ये वाला ऑप्शन भी एग्जामिनर दे करके रखता है, उसे पता रहता है कि बच्चा गलती शुरू करेगा। देखो कशिश ने यही काम किया, ही वाज नॉट अब्यूज्ड बाय प्रतीक दैट टाइम। बेटा ये जो दैट टाइम है ये एडवर्ब है, और आपको पता होना चाहिए अच्छे से, जो एडवर्ब होती है, ये जो एडवर्ब है बेटा, ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब जो होगी ना तो वर्ब के साथ लगाओ उसको। इधर क्यों ले जा रहे हो, है नहीं। या तो वर्ब के बाद लगाओ, ये सबसे लास्ट में रखी जाती है, किसके बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद में। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कशिश, यही चीज मुझे अब आपको समझानी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही पेंटेड हिज हाउस ब्यूटिफुली इन दिल्ली लास्ट ईयर, ठीक है। तो आपको पता होगा ही पेंटेड हिज हाउस, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है हिज हाउस। ये क्या आपका हिज हाउस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही चाहिए मुझे। तो सबसे पहले बनाएंगे हिज हाउस, आगे वाज, यानी कि बी पेंटेड, हिज हाउस वाज पेंटेड
कैसा पेंटेड हुआ? ब्यूटीफुली, क्योंकि ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने आपको क्या बताया था, जब तीनों एडवर्ब एक साथ आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो कौन सा रूल लगाएंगे? एमपीटी का। याद है जब मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया था, जब तीनों एडवर्ब एक साथ आ जाए, मैनर प्लेस टाइम, तो एमपीटी का रूल लगाते हैं। तो पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। मैंने उसी तरह से लिखी हुई, देख लो ध्यान से। हिज हाउस वाज पेंटेड ब्यूटीफुली इन दिल्ली लास्ट ईयर बाय हिम। हाँ स्नेहा, बिल्कुल सेंटेंस है, बिल्कुल सेंटेंस सही है इस बार, ठीक है ना। तो हिज हाउस वाज पेंटेड ब्यूटीफुली, ठीक है ना, कैसे? इन दिल्ली, कब? लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, बाय, बाय लगा करके कौन है? ही का हो जाएगा हिम, ठीक है भाई, समझ लेना बाय हिम है वो। अभी समझ में आया ना? तो सेंटेंस को ऐसे बनाया जाता है। तो जो बाई, जो एजेंट है आपका, बाई हिम, उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे और सब चीजें उसके अंदर अंदर रखेंगे, तो सेंटेंस को बिल्कुल एकदम सही माना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर 3 days ago, ठीक है। तो अब ये जो डिड है, ये आपका क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंटेरोगेटिव की जगह आप क्या करेंगे? वाज, क्या लगाएंगे? वाज। ये आपका कौन है? सब्जेक्ट। और कंसल्ट द डॉक्टर कौन है आपका? ऑब्जेक्ट। तो अब आपको क्या चाहिए? इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को इधर लगाओ। वाज द डॉक्टर, वाज द डॉक्टर, तो ये कौन है आपका? देखा जाए तो ये आपका बी है, और बी के जस्ट बाद में इधर क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी। तो वाज द डॉक्टर कंसल्टेड, वाज द डॉक्टर कंसल्टेड, राइट। अब आगे क्या आएगा? वाज द डॉक्टर कंसल्टेड, समझ में आ गया? 3 days एगो, ये लिखा हुआ 3 days एगो, एगो बाय, बाय यू, और क्वेश्चन मार्क। बताइए, किसी को दिक्कत हो एक भी सेंटेंस में, देन आस्क मी। वाज द डॉक्टर कंसल्टेड 3 days एगो बाय मी। इसने, हाँ बिल्कुल, अब सही बनने हैं सेंटेंस, अब सेंटेंस ही सही बनने हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कि लिखना चाहे तो। क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो इसमें सिर्फ सीखने वाली जो चीज थी, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट थी। बाकी सारे सेंटेंस तो नॉर्मल ही चलते हैं, ठीक है। अब मैं पूरे टेंस के, जितना भी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक, यहाँ पर जितने भी टेंस है उन सब के बारे में मैं आपको एक कंपाइलेशन दे रहा हूँ, उसकी कंप्लीट एक कंबाइंड एक्सरसाइज दे रहा है, और वो करेंगे हम, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूँ सेंटेंस 8-10। अच्छा, आपको ये तो पता लग गया होगा कि आप एक्टिव किसका बना सकते हैं, पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस किसका बना सकते हैं। इसका बन सकता है पैसिव वॉइस, यहाँ पर दिख जाएगा आपको। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनके नहीं भी बनेंगे, ठीक है। देखो, लिखना शुरू करिए मेरे साथ साथ फटाफट।
ठीक है, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, अब इन सेंटेंसेस को देखेंगे, बनाएंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप खुद भी इनको बना सकते हैं, मैं तो चाहता हूँ मेरी जरूरत ही ना पड़े आप लोगों को। पहला सेंटेंस, ही कैन बी बीटन बाय हिज टीचर्स। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनवाऊं, मैं हो सकता है मैं पैसिव से एक्टिव बनवा दूं। पहचान कैसे करेंगे पैसिव से एक्टिव की? बाई से ज्यादा पहचान होती है ये जो आपका बी और बी के बाद जो थर्ड फॉर्म है, जहां पर भी आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म दिख गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म जहां भी आपको दिख गया, तो आप आंख बंद करके मान लेंगे कि ये पैसिव वॉइस ही है, और कोई दूसरी कंडीशन होती नहीं है बी प्लस थर्ड फॉर्म की। ठीक है बेटा, तो अब सेंटेंस ये आपका एक्टिव है या पैसिव वॉइस है, ये बताइए। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव में, तो एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो हिज टीचर है इसको लेकर आ जाओ, तो क्या बोलेंगे? हिज टीचर, हिज टीचर्स कैन बीट हिम। ठीक है, यही बनेगा सेंटेंस, हिज टीचर्स कैन बीट हिम, क्योंकि जब आप बी हटाएंगे तो बी के साथ में अब थर्ड फॉर्म भी हटेगा, क्योंकि बी आता तो ही तो थर्ड फॉर्म आता है, तो जब बी नहीं रहेगा तो थर्ड फॉर्म भी कहाँ से रहेगा, सीधी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। हिज टीचर कैन बीट हिम, बिल्कुल सही है कशिश, एकदम राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, रोहन वाज सेलेक्टेड डायरेक्टर बाय द कमेटी। तो अब आपको पता होगा कि रोहन आपका सब्जेक्ट है, वाज आपकी वर्ब होगी, सेलेक्टेड आपका क्या हो गया? सेलेक्टेड आपका मेन वर्ब हो गया, और डायरेक्टर क्या हो गया? रोहन वाज सेलेक्टेड डायरेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्टर आपका क्या हो गया? डायरेक्टर हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे ही कैसे रहेगा? बाय द कमेटी, तो बाय द कमेटी सब समझ गए ना? तो वाज का मतलब क्या है? पर वाज का मतलब है बी, और बी के बाद कौन सी फॉर्म आ रही है? बी के बाद मारी है आपकी थर्ड फॉर्म, तो आपको ये पता नहीं लग गया कि ये पैसिव वॉइस है? बाई से भी क्लियर हो गया और आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म से भी क्लियर हो गया। तो पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले जो बाई वाला, बाई के बाद जो रखा हुआ आपका वो होता है, नाउन प्रोनाउन होता है, उसको क्या बना लेते हैं पहले हम? तो उसको हम सबसे पहले बना देते हैं, अच्छा ये क्या था, द कुड। ठीक, तो बना देते हैं द कमेटी, द कमेटी। तो आपको पता ही होगा जो वाज के जस्ट बाद में थर्ड फॉर्म आई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो ये सेकंड फॉर्म से बनेगा, द कमेटी सेलेक्टेड, किसे? रोहन को। द कमेटी सेलेक्टेड रोहन, क्या सेलेक्ट किया है इसको? डायरेक्टर। द कमेटी सेलेक्टेड रोहन, क्या? डायरेक्टर। रोहन कौन है? रोहन कौन है? आपका ऑब्जेक्ट है, और रोहन को सेलेक्ट क्या किया इसने? डायरेक्टर। तो ये क्या हुआ आपका? कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ बेटा आपका? कॉम्प्लीमेंट। आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन, एन की जगह द ऑब्जेक्ट का आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपका डायरेक्टर था, डायरेक्ट सेलेक्ट किसे किया हमने? रोहन को, लेकिन रोहन को बनाया क्या हमने? डायरेक्टर। तो असल में तो रोहन सेलेक्ट किया, लेकिन एज ए डायरेक्टर सेलेक्ट किया था, कमेटी सेलेक्टेड रोहन डायरेक्टर। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से बनेगा। क्लियर है? ठीक है, तो द कमेटी सेलेक्टेड रोहन डायरेक्टर, राइट, सेंटेंस यहीं पर फिनिश हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, दे कुड विन द रेस, वो रेस जीत सकते हैं, यानी कि वो रेस जीत सकते थे। तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो मेन ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए जल्दी से, द रेस, द रेस, आगे द रेस, कुड के बाद में बी, और विन के बाद में फ्रॉम वोन, द रेस कुड बी वॉन बाय देम, बाय देम। अगर ये जो बाय देम जो होता है ना, बाय वाला जो ऑप्शन है, उसको हटाना चाहे तो हटा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, नो बडी कैन सोल्व द सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जो इस सेंटेंस को बनाएगा मैं उसका नाम यहाँ पर लूंगा अच्छे से, द रेस कुड बी वॉन बाय देम। ये वाला सेंटेंस बनाइए जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसके जस्ट नीचे वाला सेंटेंस बनाइए, ये बड़ा मजेदार सेंटेंस है। बस इसमें अगर थोड़ी सी किसी ने भी अकल लगा दी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बना लेंगे आप लोग। चलिए बनाएंगे, तब तक मैं अपना पानी पी लेता हूँ।
ये बनाया कशिश ने, द सम कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल इसने सही बना दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार कोशिश हम भी कर लेते हैं, जैसे जैसे ये दिया हुआ है वैसे वैसे बना के देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो दिस सम कैन बी सॉल्व्ड बाय नोबडी। ये समझ में आया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज के लिए मना किया था कि ये जो नोबडी, समबडी, एनीबडी, नो वन, सम, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम बाई लगा करके एजेंट के रूप में नहीं लिखते हैं, ये एडमिशेबल नहीं होता पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो जब आप इसको हटा देंगे तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो नोबडी का मतलब क्या है यहाँ पर? नोबडी का मतलब है यहाँ पर नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। जब ये आपका हट गया तो ये तो नेगेटिव की सेंस को भी ले गया अपने साथ में। तो नेगेटिव की सेंस को इसके अंदर एंटरटेन करने के लिए, बने रहने देने के लिए, अब क्या करेंगे, इस कैन के साथ में नोट लगा देंगे, कांट कर देंगे इसको हम। तो दिस सम कैन नॉट बी सॉल्व, दिस सम कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है। ये दा की जगह दिस कर देना, वैसे कोई नहीं, जो दा लिखा हुआ है ना, ये दिस का ये वीक फॉर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सेंटेंस आपका ऐसे बनना था, क्योंकि मैंने बताया था ये जो नो बडी, समबडी, एनीबडी, नो वन, समवन, एनीवन, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, लाइक दैट, ये जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को हम एजेंट के रूप में नहीं लिखते, यानी कि बाई के बाद नहीं लिखते। तो ये नहीं लगेगा तो बाई भी नहीं लगेगा। लेकिन इसके साथ जो हमारी सेंस चली गई नो वाली, यानी कि नेगेटिव सेंस चली गई, उसको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर नोट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, मोडाल्स के बाद। बात समझ में आ गई? तो ये सेंटेंस ऐसे बना था, समवन एडवाइज मी। अब ये सेंटेंस भी आपको नॉर्मल है, इसको बना के देख लो, समवन एडवाइज मी। बना लो भाई, इस सेंटेंस में क्या ही रखा है अब, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपको पता ही है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो मी का क्या हो जाएगा? आई वाज एडवाइज बाय समवन। और अभी आपको याद होगा ऊपर ही मैंने बोला कि समवन, समबडी, ये सब आपके एजेंट के रूप में काम नहीं करते। तो बचा हुआ पैसिव वॉइस कितना हो गया? ये रहा, इतना। तो आई वाज एडवाइज्ड, बस ये पैसिव वॉइस है, कितना मजा आ रहा है इतने छोटे से पैसिव वॉइस में, यानी आई वाज एडवाइज्ड, किसने दी? आई वाज एडवाइज्ड बाय माय फादर, बाय माय फादर, ये ठीक है। आई वाज एडवाइज्ड बाय माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय टीचर्स, एटसेट्रा। बाय आई वाज एडवाइज्ड बाय समबडी, गलत, बाय समबडी लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि हम इनको एज्यूम करते हैं, इनको हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक सेंटेंस आपको दूंगा अभी थोड़ी देर में, तब देखना कैसे एज्यूम करते हैं। प्रीति वाज enjoying हर वेडिंग सेरेमनी, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि हम अगर यहाँ पर बाई पुलिस होता ना, बाई पुलिस होता तो भी हटता, बाई डॉक्टर होता तो भी हटता, इसको भी नहीं लगाते हम। क्यों नहीं लगाते सर? क्योंकि सर ये सारे जो वर्ड होते हैं एज्यूम्ड वर्ड है, एज्यूम्ड। एज्यूम्ड कैसे करते हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। प्रीति वाज एंजॉयिंग हर वेडिंग सेरेमनी, ठीक है। तो अब देख रहे हो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये इस बार पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि वाज के साथ में आईएनजी लग रहा है। ये आपकी मेन वर्ब होगी, ये हर वेडिंग सेरेमनी आपका ऑब्जेक्ट हो गया पूरा का पूरा। आपको पता ही है जब ऑब्जेक्ट के साथ में कोई एडजेक्टिव लगा रहता है या कोई डिटरमिन लगा रहता है, तो उसके साथ में चलता रहता है, जिधर भी मूव करता है कि पूरा का पूरा फ्रेज साथ में जाता है, तो साथ के साथ पूरा फ्रेज ले जाते हैं। तो अब पैसिव वॉइस बनेगा इसका, हर वेडिंग सेरेमनी, हर वेडिंग सेरेमनी, ठीक है, क्या वाज बीइंग enjoyed बाय प्रीति। ये आपका रहा सेंटेंस, बताइए। हर वेडिंग सेरेमनी वाज बीइंग एंजॉयड बाय प्रीति। अच्छा, हम इसको वेडिंग सेरेमनी क्यों बोलते हैं? यानी कि शादी जो समारोह होता है, शादी जब हो रही होती है, वेडिंग सेरेमनी,
और जब शादी हो जाती है उसके बाद हम बोलते हैं मैरिज एनिवर्सरी। जब हम जब हम शादी कर रहे होते हैं तो शादी के जो फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं वेडिंग। लेकिन जब शादी प्रूफ हो जाती है, शादी जब प्रूफ हो जाती है तो उसके बाद जितने भी फंक्शन होंगे सब मैरिज होगी, फिर मैरिज एनिवर्सरी। ठीक है ना? राइट, मैरिज एनिवर्सरी हम ऐसे बोलते हैं ना, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी थोड़ी बोलेंगे। वेडिंग का मतलब क्या होता है कि विवाह की रस्में। ठीक है, और मैरिज का मतलब क्या होता है, शादीशुदा। ठीक है, मैरिड। एनिवर्सरी हम तब बनाएंगे जब शादीशुदा हो चुके होंगे। ठीक है ना? एट द टाइम ऑफ शादी तो वेडिंग, और आफ्टर शादी दैट इज मैरिज। समझे? अब एज्यूम्ड वाले कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए कैसे होते हैं। एज्यूम्ड वाले कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। जैसे मैंने बोला, आई वाज आई वाज प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन। माय फ्रेंड हैज बीन, गिरफ्तार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हैज बीन अरेस्टेड। माय फ्रेंड हैज बीन अरेस्टेड। राइट। थ्री, द थिंग्स वर मैनेज इन दिस कंपनी। अब ये तीनों सेंटेंस है। चल एक और लिख देते हैं। आई वॉज हेल्प्ड, या ऐसे कर देते हैं, आई हैड बीन हेल्प्ड बिफोर। चार सेंटेंस बना दिए मैंने। अब इन चारों सेंटेंस को जब मैंने बनाया है, ठीक, हाँ, थैंक यू। इन चारों सेंटेंस को बनाया है, ये चारों सेंटेंस एज्यूम वाले हैं। सारे के सारे पैसिव वॉइस होंगे। जब इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे, बनाइए। आई वाज प्रिस्क्राइब मेडिसिन, तो मेडिसिन आपको कौन प्रिस्क्राइब करेगा? तो इसमें मैंने जो बाई लगा करके डॉक्टर लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं जाता है, ये जरूरत नहीं होती है, ये खत्म होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अंडरस्टूड होता है। क्या होता है ये वर्ड? अंडरस्टूड होता है, एज्यूम्ड होता है। जब अंडरस्टूड है तो उसको अज्यूम कर लेते हैं अंडरस्टूड चीज को। जो चीज आपकी अंडरस्टूड है, मुझे पता है प्रिस्क्राइब मेडिसिन, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, दैट इज डॉक्टर। डॉक्टर ही तो प्रिस्क्राइब करेगा, डॉक्टर ही तो बताएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। बाय डॉक्टर लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो मुझे ये सब पता रहता है कि अब क्या आएगा। तो अब यहाँ पर एज्यूम वर्ड क्या है? द डॉक्टर। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी सम मेडिसिन। ठीक है ना? अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस ऊपर बना हुआ है, तो ये जो द डॉक्टर है, जो द डॉक्टर है, जो एज्यूम वर्ड होते हैं इसीलिए वो लिखे नहीं जाते हैं। ऐसी समवन समबडी वाला केस होता है। राइट। अब अगला सेंटेंस देखिए, माय फ्रेंड हैज बीन अरेस्टेड, मेरा फ्रेंड अरेस्ट हो गया। अरेस्ट कौन करेगा? जो अरेस्ट करने वाली एजेंसीज है, सीबीआई, ईडी, पुलिस, तो पुलिस मान लेंगे हम। तो अब इस सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? द पुलिस। मेरा फ्रेंड इतना अमीर नहीं है कि उसको ईडी पकड़े। ठीक है, तो द पुलिस। अब आपको पता होगा जो पुलिस होती है वो प्यूलर होती है, द पुलिस हैव अरेस्टेड माय फ्रेंड। तो अब इसका तो पैसिव बनाएंगे, माय फ्रेंड हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस लिखना ही नहीं था। तो द थिंग्स वर मैनेज इन दिस कंपनी, तो द मैनेजर, ठीक है, मैनेज द थिंग्स, मैनेज द
थिंग्स इन दिस कंपनी। जरूरत नहीं थी मैनेजर लिखने की। अब जैसे आई हैड बीन हेल्प बिफोर, मेरी हेल्प की गई, ये पैसिव वॉइस है, तो किसने करी पता नहीं भैया, तो समवन लिख दो ना, समवन, समबडी, समवन, समवन हैड हेल्प मी बिफोर। अब बताइए, आप समझ में आई नहीं आई सेंटेंस? हैव यू गॉट द थिंग्स? ये जो मैंने लिखाई है, ये जो बातें हैं, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। सबको क्लियर हो गई? कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको समझ में ना आया हो? सभी को क्लियर है? सभी को ये चीज क्लियर है? ठीक है, ऑल क्लियर, गुड। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना? आप इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, यानी कि जो नॉन एक्शन वर्ब होती है, नॉन एक्शन, नॉन एक्शन वर्ब, इन सब का पैसिव is not made of them। इन सब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इन सब का बेटा पैसिव वॉइस नहीं बनता है। किस किस का नहीं बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, इंट्रांजिटिव वर्ब का, और लिंकिंग वर्ब, यानी कि लिंकिंग वर्ब जो नॉन एक्शन वर्ब होती है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है? पैसिव वॉइस किसका बनता है? पैसिव वॉइस बनता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब का। कहने का मतलब ये है कि ऐसी वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा जिस वर्ब के पास में अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसका अपना ऑब्जेक्ट है, जिसका अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिना किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट लगता हो जिसमें, उसका पैसिव वॉइस बनेगा। जिसमें पैसिव वॉइस लग करके ऑब्जेक्ट लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट उस वर्ब का नहीं होता बल्कि प्रीपोजिशन का होता है। तो ऐसे वर्ड्स का पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो सबसे पहली और जो सबसे प्राइमरी शर्त होती है वो ये होती है कि सेंटेंस के अंदर एक ट्रांजिटिव वर्ब हो। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो इम्पॉसिबल है उसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है? तो वो सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन जितने भी पैसिव वॉइस बनने हैं ये भी आपके लिए सरदर्दी होते हैं। ठीक है? तो कल इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। फिर इसके पैसिव वॉइस आएंगे हम इंपैरेटिव पैसिव वॉइस पे, ऑप्टेटिव पैसिव वॉइस पे, एक्सक्लेमेटरी पैसिव वॉइस पे, ठीक है ना? ऐसे वाले पैसिव वॉइस पाएंगे। अब अगर चाहते हैं कि इसकी पूरी की आपको पीडीएफ मिल जाए तो ये रहा आपके सामने क्यूआर कोड, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, अभी आ जाएगा। जल्दी से अपना गूगल पे जाओ और उसका वो लेंस खोल लीजिए जिससे आप वो लेते हैं, स्कैन कर लेना क्यूआर कोड। क्रोम पे जाकर के बराबर में कैमरा मिलता है ना, उसमें जाकर के आप स्कैन कर लीजिए, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कौन सी वाली? ये वाली, ये जो है, ये जो मैंने पढ़ाई है ना आपको, ये सारी पीडीएफ आपको अभी मिल जाएंगी। ठीक है बेटा? तो चलो मैं कर देता हूँ। इसको फटाफट कर लीजिए आप, राइट?